अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि हम एल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जब भी हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो एल्केन्स की हो, एल्कीन की बात हो या एल्काइन की बात हो, प्रिपरेशन मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि एल्केन को प्रिपेयर करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ लिया है और एल्केन की हमने देख ली है कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है और साथ ही साथ एल्केन के सोर्सेज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि जब भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी पढ़ना है ना हाइड्रोकार्बन, अभी क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, तो हम पढ़ेंगे एल्केन्स, उसके बाद एल्कीन्स एंड देन एल्काइंस। इन सब हाइड्रोकार्बन्स में आप सबने याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके सोर्सेज पता होने चाहिए, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर उस हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करने का, तैयार करने का लेबोरेटरी में तरीका क्या है। ठीक है, प्रिपरेशन के मेथड्स भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शंस आप सबके सामने लिखे, इनको देख के अभी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपको समझ आ जाएगी ना कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो आप बड़े आराम से खुद ही फिर देखे बगैर इन सारे रिएक्शंस को लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम चलते हैं एल्केन की प्रिपरेशन में, और हमारे पास जो पहला तरीका है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। आप सबने स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जब भी किसी रिएक्शन का नेम गिवन होता है तो वो नेम आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आखिर वो रिएक्शन है क्या चीज़। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन के नेम्स हैं ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यही हमें बताएंगे कि हमने रिएक्शन किस तरह करना है। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है केमिस्ट्री में दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर तो इस तरह से पूरा वर्ड लिखा हुआ है और उसके पीछे प्रीफिक्स में डी का वर्ड आ गया है, तो डी के वर्ड से आपने याद रखना है रिमूवल। ये चीज़ याद रखनी है, क्यों? क्योंकि अभी आगे भी जो हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं उनमें ये वाली बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास डी का वर्ड लिखा होता हाइड्रोजनेशन से पहले तो मैं कहती कि यहाँ पे किसी चीज़ की रिमूवल हो रही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास डी का वर्ड नहीं है। आगे आएंगे ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमने ये भी देखना है कि ये डी का वर्ड क्या मतलब होता है इसका, लेकिन अभी के लिए हमने फोकस करना है कि अगर यहाँ डी का वर्ड नहीं है तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है। ये आप देख लें, यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर डी का वर्ड होता है तो फिर उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? डिहाइड्रोजनेशन लिखा होता है। तो इस बात पे भी परेशान नहीं होना, अभी हमने आगे इससे रिलेटेड रिएक्शंस पढ़ने हैं। ये सिर्फ इससे था कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपको हाइड्रोजनेशन के अंदर, नाम के अंदर नजर आ रहा है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। आगे ये जो नेशन है, एशियन है, इसके बारे में याद रखना, इसका मतलब है एडिशन। ठीक है, हमने एडिशन करनी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की। हमने किस चीज में एडिशन करनी है? हमने करनी है एडिशन एल्कीन्स में और एल्काइंस में। तो सबसे पहले तो ये सोचें कि एल्कीन और एल्काइन होते क्या है। आप सबको पता है कि एल्कीन और एल्काइन हमारे पास क्या चीज़ है, कि एल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड है और एल्काइंस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। ये बातें याद है, हमने जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे उसमें ये बात हमने पढ़ी थी कि आप एल्कीन और एल्काइन दोनों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक में डबल बॉन्ड है, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है हाइड्रोजनेशन के इस रिएक्शन में हमने पता है क्या चीज़ पढ़नी है स्टूडेंट्स, आपने बेसिक रिएक्शन याद रख लेना है। आपने ये करना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड गिवन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिवन होगा। ठीक है, मैं HC लिख रही हूँ, पता लग जाए आपको कि ये हाइड्रोकार्बन है। उसमें आपने क्या करना है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन करवा देनी है। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन आता होगा, सारे रिएक्शन समझ आ जाएंगे, किसी में मसला नहीं होगा। इसे गौर से सुनते जाइए कि आपके पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पड़ा होगा, आपने पहले पढ़ लिया है कि कौन कौन से अनसैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। इनके अंदर आपने मतलब है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन और आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? हम सबको पता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास एल्केन्स होते हैं और एल्केन की ही प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन को गौर से देखिएगा। आप देखने यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हम सबने पहले ही आइडेंटिफाई किया होता है कि एल्कीन्स के अंदर होता है। इस डबल बॉन्ड का रिएक्शन मैं करवा रही हूँ हाइड्रोजन के साथ,
बिल्कुल यही बात है, ठीक है। साथ ही क्या हुआ कि आपके पास अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा और उसके अंदर जाके अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, आप सबको पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वीक बॉन्ड्स हैं। ये बात गौर से सुन लीजिएगा। आपके पास अगर आप इसको इस तरह से याद रखें स्टूडेंट्स कि आपका जो सिंगल बॉन्ड है वो रिएक्टिव उतना नहीं होता जितना डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टिव होता है, ठीक है। आपका डबल बॉन्ड और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनके ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि ये आराम से टूट जाते हैं और सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो आपका डबल बॉन्ड क्योंकि रिएक्टिव है, रिएक्ट करेगा। हम इसकी रिएक्टिविटी की रीजन पढ़ेंगे जब हम एल्कीन्स में जाएंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्ट करेंगे, ये अपने आप को खत्म कर देते हैं, डबल बॉन्ड भी खत्म कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड भी अपने आप को खत्म कर देगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन की एडिशन से। हाइड्रोजन ऐड होगा ना। अब देखें कार्बन के, अगर अभी आप बॉन्ड्स काउंट करें स्टूडेंट्स, इस कार्बन के देखें 2 बॉन्ड्स ये हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ है, 4 पूरे हैं। तो इसके अंदर हम कैसे एडिशन करवाएंगे, इस डबल बॉन्ड को खत्म करके। एक बॉन्ड जब खत्म हो जाएगा उस कार्बन के पास पीछे रह जाएंगे 3 बॉन्ड्स, और 3 बॉन्ड्स जब रह जाएंगे तो वहां पे आप बड़े आराम से ये वाली हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? इसी तरह क्या होगा कि दूसरे कार्बन पे भी ये देख लें 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और 2 बॉन्ड्स इसके दूसरे कार्बन से बन रहे हैं। जैसे ही आप इस डबल बॉन्ड को खत्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और आपके पास इधर भी जगह बन जाएगी। कैसे जगह बनी है? डबल बॉन्ड के खत्म होने से, ठीक है। डबल बॉन्ड खत्म हुए तो इसके 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के। हम सबने पहले ये बात बड़ी पढ़ी है कि हमें कार्बन के 4 बॉन्ड चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन है आप सबने याद रखना है कि ये कन्वर्ट होके एक हाइड्रोजन दे देगा इधर, ठीक है। एक हाइड्रोजन स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि इधर आ जाएगा और दूसरा इसका जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ इस कार्बन पे आ जाएगा। ये कार्बन पे आ रहा है, ठीक है, ये इस कार्बन पे आ जाएगा। अब देख लें दोनों कार्बन में, मैं कह रही हूँ दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा जो हम हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे आपके पास इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन एक हाइड्रोजन और ऐड होने के बाद ये बन गया CH3, ठीक है। दूसरी तरफ देख लें, इसकी तरफ इसके पास भी 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये बन गया CH3। ये अब आपके पास है एल्केन। हमें कैसे पता चलता है कि ये एल्केन है? हमें पता लगता है इस सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है और हमने जनरल फॉर्मूला वैसे भी पढ़ा है। अगर उसके हिसाब से भी देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर उस जनरल फॉर्मूला जो एल्केन का है उसके बिल्कुल मुताबिक है, इसलिए हमें पता लग गया कि ये एल्केन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि आपने जितने रिएक्शंस पढ़ने हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आपने याद रखना है कि जितना कार्बन कंपाउंड आप यूज करेंगे रिएक्टेंट साइड पे, उतना ही कार्बन कंपाउंड रहेगा प्रोडक्ट साइड पे। गौर से सुने इस बात को। आपने रिएक्टेंट साइड पे जो कंपाउंड यूज किया उसमें 2 कार्बन हैं, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे अगर जो कंपाउंड नया बनेगा ना उसमें भी 2 कार्बन होंगे। ये देख लें 1 और 2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? आपने एल्कीन यूज किया है 2 कार्बन वाला, उससे जो एल्केन बनेगा वो भी 2 कार्बन वाला होगा। और इस एल्केन का नाम क्या है? हम सबको पता है कि जब हम इसकी नेमिंग करते हैं 2 कार्बन की बेस पे इसका नाम होता है ईथेन, ठीक है। अब यहां तक हमें ये बातें समझ में आ गई, समझ आ रही है ना? क्योंकि इजी सी चीज़ है, मुश्किल कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड ने टूटना है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऐड होने से उतने ही कार्बन नंबर वाला हमारे पास बन जाएगा एल्केन, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा सिर्फ, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कभी भी कंडीशंस के बगैर नहीं होते। आपने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं ये स्लो होते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर से मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो रिएक्शन देते हैं और हमें इन रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं वो ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, प्लेटिनम और पैलेडियम। अगर आपने पहले नाम सुने हुए हैं पीरियोडिक टेबल में या कहीं पे भी इसके पहले नाम अगर आपने सुने हुए हैं तो आपको इनके ये सिंबल देख के पता लग गया होगा। नहीं पता चला है तो स्टूडेंट्स आप अभी देखें पीरियोडिक टेबल में, आपको पता चल जाएगा। ये दोनों मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। ये दोनों आपके पास दोनों यूज हो सकते हैं एज कैटलिस्ट, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों एट अ टाइम यूज करने हैं? नहीं स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, करना लेकिन रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या देंगे? कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर। इस बात पे मैं क्यों एम्फोसाइज करूँगी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले हम चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने यूज किया था एल्कीन, ठीक है, ये हमें पता लग गया सबको डबल बॉन्ड देख के। अब अगले रिएक्शन में हम यूज करने लगे एल्काइन, ठीक है।
ये हमें कैसे पता लगा? इस ट्रिपल बॉन्ड को देख के। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन पहले डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा, कन्वर्ट हो गया उसमें जिसमें उसने कन्वर्ट होना था। एल्काइन में अब दो बॉन्ड टूटने हैं। कैसे? मैं क्या कह रही हूँ, ये देखें, ये वाले दो बॉन्ड टूटेंगे एल्काइन के। समझ आ रही है ये बात? आपके पास तीसरा नहीं टूटेगा, दो बॉन्ड टूटेंगे। तो जाहिर सी बात है वो एक स्टेप में तो होंगे नहीं, बारी बारी टूटेंगे ना, पहले एक बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा। एल्काइन आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड आपके पास ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखने वाली बातें हैं, गौर से सुनते जाएं। ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आपके पास डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा पहले स्टेप में, और ये डबल बॉन्ड फिर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पे क्योंकि हमने दो बॉन्ड्स तोड़ने हैं और दो बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल काम होता है, मतलब ये इतना आसान नहीं है, ये स्टेप्स में चलता है काम। ठीक है, सबसे पहले आपने एल्काइन लिया, उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाई, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा, दो एज इट इज रहेंगे। एक बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा, एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड क्या चीज होती है, एल्कीन, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। देख ले, कार्बन नंबर चेंज नहीं करना, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ाते जाना इस रिएक्शन में। ठीक है, कार्बन नंबर कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर रिएक्शन में याद रखना है, आपके रिएक्टेंट साइड पे जितने कार्बन है, प्रोडक्ट साइड पे उतने कार्बन नंबर का कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, अब एल्काइन था दो कार्बन वाला, एल्कीन भी देख लें दो कार्बन वाला बन गया, कोई चेंज नहीं आया। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन आपको मैंने बताया, दोनों कार्बन पे एक एक ऐड हो जाएगा, एक इधर होगा ऐड, एक इधर होगा। पहले से उनके पास एक एक हाइड्रोजन है, ये देख लें अब दो हाइड्रोजन हो गए। लेकिन हमने क्या चीज तैयार करनी है, हमने तैयार करना है एल्केन, जिसमें होता है सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा डिजायर्ड कंपाउंड नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी भी इस रिएक्शन को करेंगे कंटिन्यू, और इस रिएक्शन को कंटिन्यू करने से आप सबने स्टूडेंट्स याद रखना है, ये जो एल्काइंस के रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ये टू स्टेप्स में हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है। अब ये जो टू स्टेप्स में हो रहे हैं, पहले आपका ये एल्कीन बना, इस एल्कीन का रिएक्शन आगे बिल्कुल वैसे ये जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और आपके पास देख लें फिर से टू कार्बन कंपाउंड था ना, स्टार्टिंग में टू कार्बन कंपाउंड था, आपके पास फाइनल भी टू कार्बन कंपाउंड ही रह गया। क्या बन गया, ये इथेन, हम सबको इसका नाम पहले से आता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? गौर से सुनने वाली बातें। कंडीशंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, प्लेटिनम और प्लेडियम एज इट इज लेना है आपने। ठीक है, प्लेटिनम और प्लेडियम, लेकिन क्या होता है कि प्लेटिनम और प्लेडियम आपके पास एक्सपेंसिव मेटल्स हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, महंगे हैं ये। आपने इंडस्ट्रियल स्केल पे जब बहुत ज़्यादा एल्केन बनाना है, बहुत ज़्यादा ये हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन करना है, तो क्या होगा कि आप अगर इतने एक्सपेंसिव मेटल यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, समझ आ गया ना कि ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं ताकि ये रिएक्शन को स्पीड अप करें। अगर आप इतने महंगे कैटलिस्ट यूज़ करेंगे ना, तो मे बी आपका प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा बन जाए, लेकिन उसकी इतनी कॉस्ट ना हो जितने इन मेटल्स की कॉस्ट हो। तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि ऐसे रिएक्शंस करें जो फीजिबल हों, जिन पे खर्चा थोड़ा आए, ताकि आपके पास कभी भी ये ना हो कि आप उसको अफोर्ड ही ना कर सके इंडस्ट्री को। बदले ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है वो आप सबने याद रखना है कि वो है निकल। निकल आपके पास फिर से एक ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन इसकी प्राइस कम होती है, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल नहीं है जितना प्लेटिनम और पैलेडियम है। लेकिन टेम्परेचर की बात मैं करने लगी हूँ, लेकिन क्या होता है कि निकल आपके पास रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर क्या होता है, ये सब आप सबको पता है ये बात। रूम टेम्परेचर स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। आपके पास आम तौर पे जो टेम्परेचर है आपके इर्द गिर्द उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस का। ये क्योंकि सबको पता होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एवरीबडी नोज के रूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि निकल मैं आपसे कह रही हूँ कि इस 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट नहीं करता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। 250 से 300 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर निकल ऐड करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तब जाके आपका ये रिएक्शन होता है। प्लेटिनम और प्लेडियम में आपको टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाना पड़ता, लेकिन वो एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, निकल ज़रा एक्सपेंसिव नहीं है, ये बात आप सबने याद रखनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट स्टेप में तो हमने यूज़ किया, क्या सेकेंड स्टेप में भी यही सब कंडीशंस होंगी? तो बिल्कुल यही सब कंडीशंस होंगी, आपने एज इट इज़ वही कंडीशंस देनी है, उन्हीं कंडीशंस पे रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, और आपके पास फाइनली आपका एल्केन तैयार हो जाएगा।
ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करें, लिखें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आप साथ साथ लिख रहे थे, समझ रहे थे, तो ये मुश्किल नहीं है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। अब अनसैचुरेटेड आपके पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड होगा तो उसका एक बॉन्ड टूटेगा, वन स्टेप में आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर दो बॉन्ड्स टूटने हैं, क्योंकि इसीलिए आपके पास वो 2 स्टेप्स पे जाएगा रिएक्शन। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, वो एज इट इज याद कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, वो है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? हम सब ने पढ़ा हुआ है ये, और पहले हमें पता भी है इस बात का। केमिस्ट्री 9th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन की स्टूडेंट्स 3 डेफिनेशंस होती हैं। एक तो आपके पास ये है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, दूसरी ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और तीसरी है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आई, ये याद आई? नई बातें नहीं है, आपने 9th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये डेफिनेशंस पढ़ी हुई है पहले से, मैंने रिवाइज किए ताकि आपको याद आ जाए। अब यहाँ पे रिडक्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यहाँ पे इस रिएक्शन में रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास इस रिएक्शन में और हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन में क्या डिफरेंस था। आप सबने याद रखना है कि दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप जो हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं वो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिडक्शन जो आप करवा रहे हैं वो आप करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स की। हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलोजेंस, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओल्ड पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ग्रुप 7, लेकिन ग्रुप 17 कह के रेफर करें क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब यूज होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस जितने होते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, याद कर लें। नहीं याद तो अब साथ साथ कर लें ताकि आपको समझ आए ये सारे रिएक्शंस। बेसिक चीज़ें होती है कुछ केमिस्ट्री की जो साथ साथ अगर हमें याद हो जाए तो सारी चीज़ें समझना आसान हो जाता है। एल्काइल क्या चीज होती है? कोई भी एल्केन जिसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव किया हो, हमने एल्काइल की फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो क्या हुआ है कि कोई एल्केन लिया हुआ था पहले से, उसका हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ था और उसके अंदर ऐड है, ये देख लें, हैलोजन। ब्रोमीन आपके पास हैलोजन है। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? आप सबको देख के पता लग गया होगा, ये मिथाइल है। और पता आपको तब लगा होगा अगर आपने प्रैक्टिस की एल्काइल्स की। अगर प्रैक्टिस नहीं की स्टूडेंट्स, फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में आना मुश्किल हो जाएंगे। प्रैक्टिस करें साथ साथ। ये आपके पास मिथाइल है और साथ आपके पास हैलोजन लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो इसको कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है। आपने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करनी है, और हाइड्रोजन ऐड करके क्या होगा स्टूडेंट्स के जो आपके पास हैलोजन लगा हुआ है ना, ये बात गौर से सुननी है, आपके पास ये जो हैलोजन लगा हुआ है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये हैलोजन जो है ना ये अलहदा हो जाएगा। ठीक है, हैलोजन अलहदा हो जाएगा और आपके पास इसकी जगह आके अटैच हो जाएगा एक हाइड्रोजन। ये जो मैंने हाइड्रोजन यहाँ बनाया हुआ है ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये बात गौर से सुनिए, है रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पेपर में आपसे एल्केन्स की प्रिपरेशन का ही ओवरऑल कहा जाएगा। क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इसकी जगह आके अटैच हो जाएगा। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, एक ब्रोमीन निकला, कार्बन के कितने बॉन्ड्स रह गए पीछे? 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पे आके एक और हाइड्रोजन लग जाएगा और आपके पास बन जाएगा उतने ही कार्बन नंबर वाला कंपाउंड। यहाँ पे भी 1 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन होगा, हाइड्रोजन का नंबर सिर्फ बढ़ जाएगा और ये आपके पास आ गया मीथेन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हैलोजन निकला है उसका क्या? तो उसका क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका ये होगा कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आपके पास एल्काइल हैलाइड में चला गया। ठीक है, उधर जाके ऐड हो गया। दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा कि वो इस हैलोजन के साथ जुड़ जाएगा और ये देख ले हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गए। ठीक है, HBr आपका कंपाउंड बन गया। जो चीजें रह जाती हैं मैंने आपको पहले भी सिखाया है, उनको आपस में जोड़ के दूसरा प्रोडक्ट बना लिया करें। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से पूछा जाता है व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन। ये बात गौर से सुनने वाली है। नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन आता है। नेसेंट हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके इसी रिएक्शन से रिलेटेड है। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा हाइड्रोजन जो स्टेबल नहीं है, जो रिएक्टिव है बहुत ज्यादा। अब आपको पता है हाइड्रोजन कब स्टेबल होता है? हाइड्रोजन आपके पास पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक नंबर है इसका 1, जिसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। ठीक है, इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, या तो आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें और इसको कंप्लीट कर दें। तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कब देते हैं? जब आप इसका ये H2 बना देते हैं, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये बात समझ में ना आए तो इतना याद रखें, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट्स इसका जो हाइड्रोजन है वो स्टेबल हो जाएगा।
लेकिन अब आपने क्या किया कि उसको एक इलेक्ट्रॉन के साथ छोड़ दिया, आप उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे वो स्टेबिलिटी जो उसको चाहिए, तो क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे हाइड्रोजन में जिसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता है रिएक्टिव हाइड्रोजन। ये बात याद रखनी है, रिएक्टिव समझाती हूँ लेकिन अभी मतलब याद रख लें, रिएक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। ये है रिएक्टिव हाइड्रोजन। रिएक्टिव हाइड्रोजन कहाँ से आता है? ये दो हाइड्रोजन देख रहे हैं कंबाइन है H2 की फॉर्म में, मैं इनको अलग अलग कर दूं, ये एक हाइड्रोजन रह गया, ये दूसरा हाइड्रोजन रह गया, मैं इनको अलहदा कर दूं, ये अच्छे भले इकट्ठे हैं, अटैच है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल है, लेकिन अब इनको अलहदा कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन जब अलहदा हो जाएंगे, हाइड्रोजन के बारे में याद रखना है अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, अकेला क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होता, इसलिए उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब वो अकेला होता है हम उसको कह देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्टिव है, उसने अपने आप को स्टेबल करना है, वो किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा, फौरी रिएक्ट करेगा। और इस नेसेंट हाइड्रोजन को लिखने का तरीका है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है ताकि पता चले कि ये रिएक्टिव हाइड्रोजन की फॉर्म है। समझ आ रहा है नेसेंट हाइड्रोजन क्या चीज होती है? नेसेंट हाइड्रोजन स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, ऐड की है। नेसेंट हाइड्रोजन ऐड क्यों किए? हाइड्रोजन स्टेबल है, जब तक आप हाइड्रोजन को तोड़ेंगे नहीं, उसको अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो हाइड्रोजन आपकी रिएक्शन के प्रोसीजर में नहीं जाएगी, ठीक है। ये एक रिएक्शन समझ आ गया। कंडीशंस क्या है? जिंक मेटल होगा, डाइल्यूट HCl होगा, ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो आपका ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। यहाँ पे हमने यूज किया मिथाइल ब्रोमाइड। अगले रिएक्शन में देख लें, दो कार्बन प्रेजेंट है, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, हम सबको पता है, एल्काइल्स हमने सीखे हुए हैं। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, सबसे पहले ब्रोमीन अलहदा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये देखें CH3 ऐसे ही रह गया, CH3 में कोई चेंज नहीं आया, दूसरे कार्बन के साथ आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ये कौन सा कंपाउंड बन गया? देखें रिएक्टेंट साइड पे आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड है, प्रोडक्ट साइड पे भी जो कंपाउंड बना है उसके अंदर 2 कार्बन है। कौन सा कंपाउंड बन गया? आपके पास बन गया इथेन, और दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड वही वैसे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। अब आपके पास टास्क ये है स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रिपरेशन सिखाई है इथेन की सिर्फ दोनों रिएक्शंस पे, लेकिन इथेन तक ये बात लिमिटेड नहीं होती। ये रिएक्शन आप प्रोपेन की फॉर्मेशन के लिए कर लें, आप ब्यूटेन की फॉर्मेशन के लिए कर लें, पेंटेन तक तो आपको आने चाहिए। क्या करना है, सिर्फ आपने अगर इथेन 2 कार्बन वाला बनाना है एल्केन, तो 2 कार्बन वाला एल्कीन चूज करें, ठीक है। 3 कार्बन वाला एल्केन बनाना है तो 3 कार्बन वाला एल्कीन चूज करें। प्रोपेन बनाए प्रोपीन से, और प्रोपेन बनाए प्रोपाइन से, 3 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला। नहीं बनता तो कम से कम इसकी प्रैक्टिस तो जरूर करें, क्योंकि ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन अभी हमने इस चैप्टर में आगे भी पढ़ना है और इसकी इंपॉर्टेंस भी देखनी है, इसलिए ये रिएक्शन भी आना जरूरी है और इसकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिएक्शन का नाम दे के कंडीशंस पूछी जाती हैं, ये पूछा जाता है कि ये इस रिएक्शन में क्या होता है, साथ ही साथ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि ये रिएक्शंस लिखें। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को देखें और समझें कि नाम आपको क्या बता रहा है। दोबारा इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन का मतलब एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब है एल्काइल हैलाइड में रिडक्शन हो रही है, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इनकी प्रैक्टिस करें। अब आप स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो तरीके बताए एल्केन को प्रिपेयर करने में, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस थे जैसे कि हमारे पिछले चैप्टर्स में भी थे, लेकिन अब इन केमिकल रिएक्शंस को अगर प्रैक्टिस ही करते जाएंगे, मतलब लिखेंगे समझेंगे नहीं, तो क्या होगा कि मे बी आपको 1-2 दिन तक याद रहेंगी ये चीज़ें, फिर भूल जाएंगी। आप इन केमिकल रिएक्शंस को समझें कि वो किस बेस पे हो रहे हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से वो प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी फिर प्रैक्टिस करें, फिर आपको ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना। आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।